गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने गद्य खंड से पाठ 6 जो कि नमक है, एक कहानी उसे पढ़ते हैं जिसके लेखक रजिया शहजाद जहीर हैं। आइए इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु मैंने लिखे हैं जिसके आधार पर हम ये पूरी कहानी समझेंगे, उसे देख लेते हैं। पहला है कहानी का परिचय, दूसरा कीर्तन में भेंट, तीसरा लाहौर से साफिया विदा, चौथा पुलिस अफसर भाई से बातचीत, पांचवा नमक ले जाने की योजना, छठा है यहाँ पर आपका साफिया का स्वप्न। छठा है साफिया का स्वप्न, सातवां ट्रेन में साफिया, आठवां है अमृतसर में कस्टम। इस कहानी में कुछ पात्र हैं जैसे साफिया, साफिया का भाई जो कि पुलिस अफसर था, कस्टम अधिकारी थे और अंत में सुनील दास गुप्त। आइए इस कहानी को और अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में कहा गया है और हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले कहानी का परिचय देख लेते हैं। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीवी आज भी लाहौर का ही गुणगान करती हैं, उसी को अपना वतन मानती हैं और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली और ढाका से जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। अब हमारा जो अगला बिंदु है कीर्तन में भेंट, उसे देख लेते हैं। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हुआ, क्योंकि उसकी माँ भी उसी की तरह हमशक्ल थी। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि साफिया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीवी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और वहां के व्यक्ति, वहां का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा जली आज भी उसको याद है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। साफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं, यानी कोई उपहार मंगाना चाहती हैं। इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक को पाने की इच्छा प्रकट की। यानी जब वो उनसे पूछेंगी कि आप मैं लाहौर जा रही हूँ, वहां से आप कुछ मंगाना चाहती हैं, कोई उपहार चाहती हैं, तो वो बोलती है मुझे वहां का नमक चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है और तीसरे मुख्य बिंदु पर पहुंचती है जो कि है हमारा लाहौर से साफिया विदा। साफिया लाहौर में 15 दिन तक रुकी। साफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। उसे मित्रों, शुभचिंतकों एवं संबंधियों से ढेर सारा प्यार मिला और उपहार भी मिला। उसने सिख बीबी के लिए एक सेर, जो कि 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है, लाहौरी नमक भी उपहार स्वरूप लिया और सारे सामान की पैकिंग होने लगी। अब अपने अगले बिंदु पर आते हैं, पुलिस अफसर भाई से बातचीत। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः साफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से चर्चा की, अपने भाई को बताया, जो कि एक बड़ा पुलिस अफसर था। साफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले
आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में कोई नमक की कमी नहीं है। साफिया ने बताया कि माँ की हम शक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगवाया है और मैं यह सौगात की तरह यानी उपहार की तरह ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर साफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। और फिर वहां पर साफिया ने प्रेम, आत्मीयत और शालीनता को कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी, यानी जो उसने उनसे वादा किया था, उसकी बात वह बताती है। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी आगे बढ़ती है। नमक ले जाने की योजना। साफिया ने रात को सामान की पैकिंग की। सामान के सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गए। जितना सामान था उनका वो सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। शेष रह गई कीनू। कीनू का मतलब होता है संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया जाने वाला फल, जो कि रंगीन और मीठा होता है और संतरे की तरह नाजुक होता है। कि एक टोकरी और एक क्या बचा था, नमक की पुड़िया। साफिया ने नमक की जो पुड़िया थी कीनू की टोकरी में छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा कि भारत से केला लेकर जा रहे थे कुछ लोग, पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि नमक जो है वो सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में उसने छिपा दिया। अब है साफिया का स्वप्न। सामान की पैकिंग के बाद साफिया जो है सो गई। वह लाहौर के घर का जो सौंदर्य था, वहां का परिवेश, भाई, मित्र, संबंधियों आदि के संबंध में स्वप्न देख रही थी। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही थी। कल चले जाने और फिर कब आने या फिर कभी ना आने की चिंता भी उसे स्वप्न में दिखाई दे रही थी। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे यह सब भी दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसकी नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी पर जा पड़ा, जिनको देते समय उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब अगला हमारा जो बिंदु है ट्रेन में साफिया, उसे देखते हैं। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी साफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो साफिया थोड़ा सा डर जाती है और कांपने लगती है। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के लिए जाने लगा तो उसने कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने जो है अपना वतन दिल्ली बताया था। इस आधार पर साफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। साफिया ने जितनी कहानी थी, जो उसकी आप बीती थी, उसे सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब साफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो इस कस्टम से गुजर जाती है, कानून रह जाता है। साफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते हुए मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रास्ता रास्ता ठीक हो जाएगा, यानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर गई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। साफिया सोचती रही कि एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लाबोल हजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई है बंदूकें, यानी सब कुछ एक जैसा है, फिर भी दोनों हाथों में बंदूकें क्यों हैं। अब कहानी का जो अंतिम बिंदु है वो देखिए, अमृतसर में कस्टम।
अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे में उनके सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने साफिया की बात गौर से सुनी और साफिया के सामान का के जो सामान था उसका ध्यान रखने का निर्देश देते हुए साफिया से कहा, इधर आइए जरा। अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान के साथ उन्हें वहां बैठाया, चाय पिलाई और एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। साफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन से हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास ढाका को की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाक कोलकाता में भी होता है और जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की बात ही क्या है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। और पुड़िया साफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगता है। पीछे पीछे साफिया भी चलने लगती है। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की नीचे सबसे जो नीचे सीढ़ी थी, वहां पर सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी वह भी उस समय संदेह में आ जाती है, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर किसका वतन कौन सा है। देखने में सब एक जैसे हैं, एक जैसा लिबास है, एक जैसा उनका रहने का ढंग है, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाती कि किसका वतन कौन सा है और कौन किस वतन को अधिक प्यार करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये जो नमक नामक कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको फिर से इसे घर पर दोहराना है। धन्यवाद।